उसने अपना फैसला सुना दिया था। अच्छा, वकील विभा ने अपनी बात वहीं रोक दी। ज़्यादा कुछ कहने का अभी सही समय नहीं था। तो ठीक है, आप कल अपने मम्मी पापा को साथ लेकर आओ, हम बाकी सब शर्तों पर बात करते हैं। विभा ने जैसे ही उठने का प्रक्रम किया, अमिता बोल उठी। बात क्या करनी है मैडम, मेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे। क्यों? अगर अब तलाक लोगी तो उन्हीं के पास रहोगी ना, उनकी राय नहीं लोगी? विभा के इस प्रश्न पर थोड़ी अनमनी तो हो गई अमिता, पर फिर संभल कर बोली, कुछ सोचेंगे ना, आप बात आगे तो बढ़ाओ। ठीक है, मैं करती हूँ कुछ, आप ये तय कर लो कि आगे क्या करना है, विभा ने उसे समझाया। उसने प्रश्नवाचक नज़र से विभा की ओर देखा और अपनी बात को ज़ोर से समझाने की कोशिश की। मेरे माँ बाप है ना मैडम, इतनी भी कोई बात नहीं कि अपनी बेटी को रख नहीं सकते। अब तक रख रहे हैं ना, पढ़ाया लिखाया है ना। विभा को और ज़्यादा बात करना बेकार लगा। जाते जाते फिर एक बात कह दी, तभी तो कह रही हूँ ना कि उनका सरोकार है तुमसे, बुला लाओ उनको, 1 हफ्ते बाद आ जाओ, सारी बात करने के बाद पिटीशन बना दूंगी। चली गई अमिता अनमनी सी। विभा को लग रहा था कि या तो अमिता दोबारा नहीं आएगी या फिर माँ बाप को लेकर आएगी। समझ गई थी वह कि तलाक जैसे मामले में उसकी ज़िद्द या मनमानी से वकील भी उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। विभा की मुश्किल ये थी कि तलाक लेने के लिए कोई वाजिब कारण उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। अमिता की शादी तो उसकी मर्जी के बिना नहीं हुई थी। उसने शादी का विरोध भी नहीं किया था, बल्कि रिश्तेदार तो इतना अच्छा घर मिल जाने पर हैरान ही नहीं, ईर्ष्या भी करने लगे थे। लड़के की माँ सीमा विधवा थी। 23 वर्ष की उम्र में ही उसके पति राघव फैक्ट्री में काम करते करते गिर गए और वहीं दम तोड़ दिया। बेटा उमेश 2 साल का था। मुसीबतों का पहाड़ तो टूटा ही था। ससुराल से भी किसी ने मुड़कर नहीं देखा, बल्कि इतनी उपेक्षा की जिससे सीमा का मन खट्टा हो गया और उसने फिर आना जाना छोड़ दिया। यही तो वो लोग चाहते थे। सास ससुर के अलावा एक नंद और एक देवर था ससुराल में। सब ने प्रॉपर्टी में हिस्से बांट लिए आपस में। राघव के फैक्ट्री के मालिक ने कानून के हिसाब से उसे मुआवजा दे दिया और सीमा से पूछा अगर वह फैक्ट्री में नौकरी करना चाहती है तो कुछ काम दे देंगे। सीमा अभी असमंजस में ही थी कि एक दिन मालिक अपनी पत्नी के साथ उनके घर आ गए और उनके घर में रसोई के लिए काम करने का ऑफ़र दिया। मालिक नंदलाल की पत्नी के बच्चा होने वाला था और उन्हें ज़रूरत भी थी। सीमा ने तुरंत स्वीकार कर लिया और जैसे तैसे उसकी भरण पोषण की समस्या हल हो गई। नंदलाल ने उसे अपने ही घर में एक कमरा दे दिया। खाना उसके ही घर में हो जाता था। किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि बच्चे के जन्म में ही उनकी पत्नी चल बसी। अब सीमा को तो क्या, नंदलाल भी दुविधा में पड़ गया। जवान स्त्री को घर में रखना उसके लिए भी मुश्किल था और सीमा भी नहीं चाहती थी कि लोग बात करें। अब नंदलाल ने उसे किराए पर एक घर ले दिया जिसका किराया फैक्ट्री के खाते से दिया जाने लगा। अब सीमा अपने घर से खाना बनाकर टिफ़िन पैक कर नंदलाल के लिए फैक्ट्री भिजवा देती। फैक्ट्री का ही कोई आदमी आकर ले जाता। रात का खाना शुरू में तो सीमा खुद दे आती। फिर नंदलाल को लगा छोटे बच्चे के साथ सीमा को काफ़ी मुश्किल होती होगी। रात का खाना कभी वह खुद आकर ले जाता और फिर धीरे धीरे वहीं खाने लगा। उमेश भी अब अंकल के साथ घुलने मिलने लगा था। दिन बस इसी तरह गुजरने लगे। नंदलाल अंकल अब उमेश के गार्जियन से हो गए। उसकी स्कूलिंग कॉलेज तक की सारी पढ़ाई में किसी न किसी तरीके से उनकी मदद रहती। सीमा बड़ी स्वाभिमानी थी। अपनी सेवा से हर संभव कोशिश करती कि कोई एहसान ना रहे। इस बीच उमेश को नंदलाल की मदद से बैंक में नौकरी भी मिल गई। सीमा अब उबर गई थी। पाई पाई जोड़कर उसने एक घर भी बना लिया था। दिल्ली जैसे शहर में अपना एक फ्लैट होना भी बहुत बड़ी बात हो गई थी उसके लिए। नंदलाल से उसका घर दूर हो गया था, पर उसने टिफ़िन भेजना नहीं छोड़ा था। उनका घर आना तो कम हो गया था, पर उमेश से उसके संबंध और घनिष्ठ हो गए थे। हर बात के लिए वे उसके सलाहकार हो गए थे।
मन तो दोनों का अपने अपने एकांत से घबराता था, पर दोनों में से किसी ने कभी एक साथ हो जाने की बात न सोची न कही। उमेश बड़ा तो हो गया था, पर उसने तो नंदलाल को अंकल के रूप में ही देखा था। शायद माँ के अकेलेपन को उसने भांपा ही नहीं। फिर सीमा भी सब्र कर चुकी थी, अपनी इच्छाओं को दबा गई। नंदलाल इस बात से डर कर चुप रहे कि उमेश पता नहीं कैसे रिएक्ट करे। वह अब इनके संसार का हिस्सा बन चुके थे और जो कुछ है उसे खोना नहीं चाहते थे। सब ठीक हो गया था अब तो। सीमा का मन अब खुशियाँ ढूंढने निकल पड़ा। उमेश की बड़े चाव से शादी की। इतनी धूमधाम की शादी देख तो उसके रिश्तेदार भी हैरान हो गए, पर सीमा ने सब कुछ अपनी गाड़ी कमाई से ही किया है, ये सब जानते थे। अमिता भरी लड़की थी, बीए पढ़ी थी, एक भाई था और वह छोटी थी। सीमा के कहने पर उन्होंने भी बेटे की शादी से पहले अमिता को विदा करने में कोई देर नहीं की। सीमा के लिए बहू के बाद अब था ही कौन, पर यह बात उनकी समझ से बाहर थी कि अमिता खुश क्यों नहीं रहती। कई बार पूछा, उसका मन टोहने की कोशिश की, पर वह तो हर दूसरे दिन मायके जाकर बैठ जाती थी। एक बार नंदलाल ने आकर प्यार से अमिता के सिर पर हाथ रख बड़े प्यार से पूछा कि उसके मन में कुछ भी है तो बता दे, जैसा वह चाहेगी वैसा हो जाएगा। आप हमारे मामलों में दखल देने वाले होते कौन हैं? अमिता ने बड़ी ही बेरुखी से कहा। अमिता का यह रुख नंदलाल के लिए तो अप्रत्याशित था ही। सीमा और उमेश को भी बहुत बुरा लगा। नंदलाल ने तो उसे बड़ा लाड प्यार दिखाया था। उसे मुंह दिखाई में सोने का इतना भारी सेट दिया था। कभी आते भी थे तो एक बुजुर्ग की तरह दूर दूर रखा अपने को और उसे अपनी बहू की तरह मान लिया। बल्कि उमेश और नंदलाल ने एक छोटा सा प्लॉट भी देख रखा था और नंदलाल की सलाह थी कि वह अमिता के नाम पर लिया जाए। उस दिन पहली बार उमेश ने अमिता के इस व्यवहार पर नाराज़गी जताई और गुस्से में सुबह ही वह अपने मायके चली गई। सीमा अमिता के घर भी गई और जानने की कोशिश भी की कि आखिर वह चाहती क्या है। वह अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, पर अमिता फिर नहीं लौटी। अब विभा के पास एक सप्ताह में ही अमिता फिर आई। इस बार वह कुछ नई बातें बता रही थी। विभा ने कुरेद कर पूछा कि अब फिर आप जब तलाक की बात कर रही हैं तो कुछ तो बताना पड़ेगा कि उसकी पिटीशन में लिखा क्या जाए। विभा ने थोड़ा रुक रुक कर अब बात बतानी शुरू की। यह दोनों माँ बेटे पता नहीं क्या खुसुर पुसुर करते हैं, मुझसे छुपाते हैं बातें। मैं आती हूँ तो चुप हो जाते हैं। इनके घर में एक अंकल का इतना दखल है कि मुझे घुटन होती है। कुछ अच्छा नहीं लगता वहाँ। पहले तो मुझे हर जगह ले जाते थे, अब उन अंकल के यहाँ जाते हैं तो मुझसे छुपाते हैं। पर एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही अमिता, तुम्हें अंकल से क्या प्रॉब्लम है? अमिता थोड़ा रुकी, झिझकी और फिर धीरे धीरे बताना शुरू किया। मैडम, मेरे रिश्तेदार बातें बनाते हैं कि मेरी सास के साथ उसके गलत रिश्ते हैं। मैं तो शर्म के मारे सबसे मुंह छिपाती फिरती हूँ। मेरे माँ बाप को भी सब ताने मारते हैं। विभा समझ गई कि यह केस ऐसा सीधा नहीं है जिसे कानूनी दृष्टि से तलाक का स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा सके। उसे यह भी लग रहा था कि अमिता बहुत नासमझी कर रही है, नादान है। विभा ने फिर पैतरा बदला। चलो अमिता, अब फैक्ट्स बताओ, तुम बनाती हूँ केस। अभी कुछ काम कर रही हो कहीं? कोई नौकरी? तुम्हें 5 महीने हो गए अपने मायके में आए हुए, क्या सोचा है अब? अमिता को तो जैसे गुस्सा आ गया, सारी दुनिया पर फूट पड़ी। की थी नौकरी एक प्राइवेट फर्म में, काम इतना कि निचोड़ लेंगे और छुट्टी देने के नाम पर इतनी चिक चिक, छोड़ दी मैंने नौकरी। तुम बता रही थी ना कि तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है, कि तुम्हारे तलाक से तो उसके ससुराल वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, विभा ने कुरेदा। वही तो, भाई अब बदलने लगा है। कहता है जो करना है अपने बलबूते करना। पता नहीं उसका क्या मतलब है। थोड़ा समझाने पर अमिता अपने माँ बाप को ले आने के लिए इस बार तैयार हो गई। विभा ने गहरी सांस ली कि शायद कुछ बात समझ में आ सके कि इसके केस का करना क्या है। अमिता इस बार माता पिता के साथ ही आई। अमिता के माता पिता बहुत सरल लगे विभा को।
बातों बातों में यह भी पता चला कि ताने मारने वाले रिश्तेदार अपने बेटे के लिए अमिता का रिश्ता मांगते थे। यही नहीं, अब अमिता को अच्छा घर मिल जाने पर जलते भी हैं। विभा ने अपना प्रोफेशन एक तरफ रखा और सोच लिया, ये तलाक नहीं होने देना, मेरा केस चाहे चला जाए। अमिता और उसके माता पिता को समझाया कि बात उतनी है नहीं जिसे तूल का पहाड़ बनाया जा रहा है। अगर अमिता की सास ने दूसरी शादी कर ली होती तो भी क्या उन्हें ऑब्जेक्शन होती? इतना अच्छा घर छोड़ देते। सोचने की बात तो थी। अब अमिता रुक रुक कर बोली, मैडम मुझे भी तो लगता है कि कुछ है उनके बीच में। विभा ने अब थोड़ा सा जोर दिया, पर तुम ये जान भी गई हो तो अपनी सास के लिए क्यों नहीं सोचती? उसने तो सारी जिंदगी बेटे पर कुर्बान कर दी, अकेली रही, उसका क्या कसूर है? तो मैं क्या करूं मैडम, सबका मुंह कैसे बंद करूं? विभा ने कुर्सी खींची, ठीक से बैठी और अमिता की आंखों में आंखें डालकर बोली, इस बात को सबके सामने मत मानो। सास का पक्ष लो और कहो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन सबको मुंह तोड़ जवाब दो कि वो कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले। अमिता अपने माँ बाप को देखने लगी। विभा ने उसके माँ बाप को देखा और फिर से कहा, जब आपकी बेटी को पति से, सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पति खूब प्यार करता है और तो और अंकल से भी उसे कोई शिकवा नहीं है, तो लोगों की बातों के लिए और उन्हें खुश करने के लिए बेटी का घर तोड़ दोगे? लोग तो यही चाहते हैं ना, आपका अच्छा नहीं देख पा रहे सिर्फ रिश्तेदारों का सामना ही तो करना है। थोड़ी देर सबके बीच में एक मौन पसरा रहा। न उसके माँ बाप बोले, न अमिता बोली। पता नहीं क्या हुआ, सब उठ खड़े हुए। फिर आते हैं जी कहकर चले गए। विभा ने सोच लिया ये लोग किसी और वकील के पास जाएंगे। अब बहुत आश्चर्य हुआ विभा को कि 1 महीने बाद अमिता अपने पति के साथ विभा के चैम्बर में आई। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। इससे पहले कि विभा कुछ समझती, वे चहक कर बोली, दीदी हमने मम्मी की शादी करवा दी, आपके लिए मिठाई लाए हैं। उसने विभा को दीदी कहा। विभा को सुखद आश्चर्य हुआ। विभा ने देखा उमेश की आंखों में आंसू भर आए थे और हाथ जोड़कर बोला, थैंक यू दीदी। अमिता ने अपनी सास की शादी उन अंकल से करवा दी और सारे संसार का मुंह बंद कर दिया।